इस वक्त हमारे साथ महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव जी मौजूद हैं। आपको बता दें, तेजस्वी जहां जहां जा रहे हैं बहुत भारी भीड़ उनका स्वागत कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये जो प्रचंड स्वागत उनका हो रहा है ये वोट में भी कन्वर्ट हो पाएगा, तब्दील हो पाएगा या फिर नहीं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं। 10 लाख नौकरियों का उनकी ओर से वादा किया गया है, लेकिन नौकरी आएगी कहां से, इस पर नीतीश कुमार उन पर लगातार तंज कस रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए खुद इस वक्त तेजस्वी यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आज तक से ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए तेजस्वी जी आपका। और मेरा पहला सवाल यही है, बहुत भारी भीड़ जो लगातार आप भी अपने सोशल मीडिया के जरिए देश तक, बिहार तक पहुंचा रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये भीड़ वोट करने के लिए भी आएगी आपको, या सिर्फ तेजस्वी यादव को देखने और सुनने के लिए लोग यहां पर पहुंच रहे हैं? बहुत दिनों से कैंपेन कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में लगभग 2012 से हम सक्रिय हैं। देखना होता तो बहुत मौके उनको मिले हैं देखने के। मैं इतना जरूर कह सकता हूं, जो भी भीड़ है, लोगों में गुस्सा बहुत है ये डबल इंजन सरकार से, एनडीए की सरकार से, और लोगों की उम्मीद है और लोग इस बात से खुश हैं कि मुद्दे की बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है, पलायन की बात हो रही है, गरीबी की बात हो रही है, भुखमरी की बात हो रही है, कारखाने की बात हो रही है। तो जो मुद्दे की बात है, एक लोगों की एक उम्मीद जगी है, और जिसको कि हम लोग कई चुनाव में, बेरोजगारी जो मुद्दा है कहीं के भी चुनाव में इतना बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया जो इस बार बिहार के लोगों में है। मैं बता दूं क्योंकि बिहार में बेरोजगारी दर जो है देश में सबसे अधिक है। 46.6 बेरोजगारी दर है देश में सबसे ज्यादा, और देश में सबसे कोई युवा प्रदेश अगर कोई है तो वो बिहार है। लगभग 60% जो लोग हैं बिहार के हैं। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी जो दिल दहला देता होगा। आंखें सबके खुल गए थे जब पलायन का सच्चाई जो है, नीतीश जो दावा करते थे 15 साल में बहुत विकास किया, साफ तौर पे खोखला निकला उनका दावा। और आपने देखा होगा किस प्रकार से बिहार के मजदूर जो है 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर पैदल जो है वो चल के आए, पैरों में छाले लगे। शिक्षा के लिए लोग जो है बाहर जाते हैं, आप दवा इलाज के लिए लोग बाहर जाते हैं, रोजी रोटी के लिए, मजदूरी तक के लिए जो लोग हैं वो बाहर जाते हैं। ये स्पष्ट हो गया, यानी लगभग जो पलायन है, बिहार का हर दूसरा परिवार कोई ना कोई सदस्य जो है बाहर जाता है। लेकिन ये इतने बड़े सपने आप दिखा रहे हैं लोगों के बीच में, तेजस्वी जी ये पूरे कैसे होंगे? आप बोल रहे हैं 10 लाख रोजगार कहां से आएगा? और इसी को लेकर नीतीश कुमार गोपालगंज, जहां पर लालू जी का जन्म भी हुआ था, वहां के गांव में, गोपालगंज में जाकर कहते हैं कि जिस वजह से जेल गए थे वहां से लाएंगे क्या पैसा? इस तरह से वो तंज कस रहे हैं आपके ऊपर। झूठा वादा करना होता तो हम करोड़ नौकरियों देने का वादा करते हैं, लेकिन हमने 10 लाख इसलिए कहा है क्योंकि 4.5 लाख नौकरियां रिक्त पड़ी हैं, ऑलरेडी बजट में प्रोवाइडेड है। मान लो एक मणिपुर एक छोटा सा राज्य है, वहां 1 लाख आबादी पे 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं, लेकिन बिहार में 1 लाख आबादी पे 77 है, 77 है केवल। तो वो खाली पदों को तो भरना ही है। और यूनिवर्सिटी चले जाओ, प्रोफेसर की कमी है, हॉस्पिटल चले जाइए, डॉक्टर्स की कमी है, नर्स की कमी है, जितने लैबोरेटरी में काम करते हैं उन सब स्टाफ्स की कमी है, सिपाही की कमी है, दरोगा की कमी है, जूनियर इंजीनियर का जो पद है लगभग 60% खाली है। तो इन सारे अलग अलग क्षेत्रों में अगर आप जाओगे तो आप 4.5 लाख तो ऑलरेडी जो है वो खाली है। जो 5.5 लाख जो नौकरियां जो हम बता रहे हैं वो सभी राष्ट्र औसत के मुकाबले सभी मानकों को मिलाते हुए मिला के करना है। 10 लाख। अब लोग बोल रहे कि पैसा कहां से आएगा? आप अगर आंकड़ा अगर आप निकालिएगा तो बिहार सरकार का जो बजट है लगभग 2 लाख करोड़ प्लस है, 2 लाख करोड़ प्लस है। 60% ही केवल खर्च हो पाता है, 40% नहीं खर्च होता। 40% जो नहीं खर्च होता, लगभग 80,000 करोड़ रुपए बिहार का खर्च ही नहीं हो पाता, जो ऑलरेडी बजट में है। सरेंडर करती है मिनिस्ट्रीज, मतलब साल में बजट एलोकेट तो हो जाता है, मतलब लेकिन खर्च नहीं है। और आपने ये भी कहा है कि अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो सबसे पहला दस्तखत रोजगार के लिए ही किया जाएगा। बयान दे रहे हैं जो लोग थक चुके हैं शारीरिक और मानसिक रूप से, जिन लोगों ने 15 साल तक कुछ नहीं किया, एक कारखाना नहीं लगाया। अब बताइए, लैंडलॉक्ड स्टेट का बहाना देते हैं नीतीश कुमार जी, बोलते हैं कि बिहार में कारखाने नहीं लग सकते क्योंकि समुद्र नहीं है। चलो लेट्स कंपेयर बिहार विथ लैंडलॉक्ड स्टेट्स। पंजाब भी लैंडलॉक्ड है, हरियाणा भी लैंडलॉक्ड है, राजस्थान भी लैंडलॉक्ड है।
तो यहाँ के लोग वहाँ के फैक्ट्रियों में क्यों काम करते हैं, तो ऐसी वहाँ बातें के क्यों कारखाने में करते हैं क्यों? नीतीश कुमार? लेकिन उनकी एक बात एक हद तक अगर देखा जाए तो गंभीर भी तो हो जाती है कि वास्तव में बिहार को अगर हम देखें और दूसरे जहां पे समुद्र हैं, हालांकि आप एग्जाम्पल दे रहे हैं हरियाणा का, इवन उत्तर प्रदेश भी कम से कम कल कारखानों के मामले में बिहार का जो औसत है उससे बेहतर है। लालू जी रेल मंत्री थे, रेलवे का जो कारखाना है वो दिया परसा में, मढ़ौरा में, मधेपुरा में पहिया कारखाना। तो आपको लग तो रहा है ये कि बड़े नीतीश कारखाने गलत हैं। बयानी कर रहे हैं? तो जो एकदम पूरी तरीके से, मैं यही तो कह रहा हूं ना, थक चुके हैं। अब उनसे बिहार संभल नहीं रहा। पहले अब कह रहे हैं कि अब जो है अब वो भी युवाओं को रोजगार देंगे, तो दोनों बात कैसे कर रहे हो? आप कह रहे हो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो जिम्मेदारी किसकी थी 15 साल से? आपने इंतजाम क्यों नहीं किया? किस लिए मुख्यमंत्री होता है? हम तो बता रहे हैं ना, तर्क बता रहे हैं। और इनके शासनकाल में 60 बड़े घोटाले में लगभग 30,000 करोड़ का घोटाला हुआ। सही पैसा सही जगह जाता, रिकवरी के लिए क्या करे कोई नहीं जानता। तो मतलब आपकी सरकार बनेगी तो आपकी क्या ये भी तैयारी है कि जांच कराई जाएगी? 80,000 करोड़ रुपए बिहार का जो बजट में है वो नहीं खर्च हो पा रहा, सरेंडर हो जा रहा है। और सुशील मोदी जी का हमने बयान देखा, कहीं पढ़ा, 58,000 करोड़ बता रहे हैं, तो 80,000 करोड़ तो ये रहा। और 80,000 करोड़ तो 10 लाख पे होगा, मतलब जो 58,000 करोड़ कह रहे हैं वो 10 लाख पे होगा, तो आप समझिए ना 4.5 लाख तो ऑलरेडी खाली आप थी। ये कह रहे हैं कि पूरा बजट हमारे पास है, बजट को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपने 10 लाख का जो वादा किया है, आपकी सरकार बनेगी तो पूरा हो जाएगा। पॉलिटिकल विल पावर होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अब तो लोग चांद पे चले गए तो बिहार में कारखाना नौकरी नहीं हो सकता। तो ये लोग जो है 15 साल तक सिर्फ जोड़ गुना भाग करके राजनीति किए हैं। तो 15 साल गिनाएंगे फिर आप लोग भी तो आ जाएंगे, थोड़ा सा 2015 की भी फिर तो बात होने लगेगी। लेकिन उस पर नहीं जाते हुए अब मैं अगला सवाल आपसे ले लेती हूं। नीतीश कुमार के साथ तो नरेंद्र मोदी हैं। अभी नीतीश जी की लोकप्रियता सर्वे में भी जो हमारा ओपिनियन पोल है, मैं उस पर आपसे जल्दी से सवाल ले लेती हूँ। 31% पे वो हैं तो 27% पे आप हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप? आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री अभी भी नीतीश कुमार 31% पर कायम है? आपसे आगे है। देखिए, जमीनी हकीकत कुछ और है। हम ग्राउंड रियलिटी में हम लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों का कहना कुछ और है। हालांकि जो सर्वे चलिए हम मानते हैं, अब मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, नड्डा जी हैं, बीजेपी की पूरी राष्ट्र की टीम है, नीतीश कुमार जी हैं, हर तरह के जो जीतन राम मांझी हैं, साहनी जी हैं, सब लोग हैं। अगर हम अनुभव हमको नहीं है तो ये लोग एकजुट क्यों हैं? मेरा उम्र 31 साल है। एक नौजवान को हराने के लिए 20-20 हेलीकॉप्टर पूरे देश की टीम इन्होंने उतार दिया। मेरा तो एक ही सवाल है कि चुनाव के लिए ये सब है, लेकिन जब मजदूर 2000 किलोमीटर चल रहे थे तो कहाँ थे? लॉकडाउन के समय कहाँ थे? बाढ़ आपने देखा होगा, लगभग 85 लाख आबादी। लॉकडाउन के समय तो आप भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप भी गायब थे, लोकसभा के बाद भी आप गायब हो गए। होना फंसना होना एक अलग है। मेरे जैसे लाखों लोग फंसे हुए थे और हमने लॉकडाउन में परमिशन लेके बकायदा हम आए। जो नियम था, जो कायदा से जब अमेंडमेंट हुआ होम मिनिस्ट्री से, तो परमिशन लेके आए, लेकिन हम लोगों के बीच गए। नीतीश जी और केंद्र की टीम बताओ बाढ़ में कहाँ गई? कोई केंद्र की टीम भी नहीं आकर के देखने गया कि बाढ़ में बिहार में कितना नुकसान हुआ। लगभग 18 जिले, 85 लाख आबादी। और क्या हुआ? डबल इंजन का क्या हुआ? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कौन देंगे? डोनाल्ड ट्रंप आके देंगे। ये तो 2015 में सुशील मोदी जी ने कहा था कि सबको स्कूटी देंगे, पेट्रोल डीजल का खर्चा भी देंगे। क्या है इनका विजन? नहीं, लेकिन एक चीज तेजस्वी जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप तमाम मुद्दे गिना रहे हैं और जाहिर तौर पर जेन्युइन मुद्दे भी हैं, क्योंकि बिहार को आगे बढ़ने का पूरा हक होना चाहिए। और जो वादे आप लोग भी करते हैं या कोई भी नेता करता है, उसको जमीनी हकीकत पर आगे पहुंचाता नहीं जब वो चुनाव जीत जाता है। लेकिन बिहार को लेकर एक इस तरह की छवि देश में रही है कि यहाँ पर जातिवाद पर ज्यादा वोट पड़ता है, बजाय इसके कि कोई काम की बात करता हो। तो आपको लग रहा है कि ये भ्रम इस बार टूटेगा? एकदम टूटेगा, एकदम टूटेगा। आपके वादों पर हर एक वर्ग, हर एक जात, हर एक धर्म के लोग बिहार में मौजूदा सरकार से नाराज हैं, खफा हैं। चाहे वो अपर कास्ट हो, चाहे वो ओबीसी हो, पिछड़ा जाति हो, ईबीसी अति पिछड़ा जाति हो, एससी हो, एसटी हो, दलित हो, माइनॉरिटीज के लोग हों, सब लोग इस सरकार से निराश हैं। आप लोगों ने भी कवर किया होगा, जल जमाव जब होता है, बाढ़ जब होता है, तो वो जाति धर्म को देख के नहीं आता।
उसमें बीजेपी के भी वोटर्स फंसे हुए थे, आरजेडी के भी वोटर्स फंसे हुए थे। जो लॉकडाउन जो हुआ, जो लाखों मजदूर, लगभग जो सरकारी आंकड़ा है 40 लाख प्लस का था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था ना कि भाई बिहार आए हैं तो रोजगार दे दीजिए। कितने लोगों को नीतीश जी ने रोजगार दिया, और सरकार ने उस समय दावा किया था कि हम रोजगार दे रहे हैं, प्रबंध कराने। आप एयरपोर्ट चले जाइए, पटना एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, कहीं भी बिहार के चले जाओ, आपको केवल और केवल मजदूर ही मिलेंगे वापस जाते हुए। तो ये स्थिति बिहार में किसने पैदा की? हमको ब्लेम करेंगे, चलो कोई बात नहीं, हम 15 साल विपक्ष में रहे, हमको सजा मिल चुकी है। लेकिन ये किस चीज की सजा की बात आपको? उनकी बात तो समझ में आती है, आपने भी बहुत माफी मांगी है, तो आपको इस बात का एहसास तो है कि कुछ गलतियां बड़ी बड़ी हुई हैं। एक तो अच्छी परंपरा की शुरुआत हुई है, कोई मेहमान भी आता है, जब वो जाता है वापस लौटता वक्त, तो आप लोग कहते हो, हम लोगों में संस्कृति में, संस्कार में ये है कि अगर कोई दिक्कत हुई होगी, भूल चूक हुई होगी तो माफ कीजिएगा। सेवा में अगर कोई सेवा में 15 साल कोई कमी हुई होगी तो उसके लिए हम लोगों ने माफ किया। कोई भी कहीं की भी किसी भी देश की सरकार 100% तो परफेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन एक अच्छी परंपरा की तो कम से कम शुरुआत की गई। लेकिन नीतीश कुमार जी तो माफी नहीं मांगते हैं। मजदूर को लॉकडाउन में जो भी हुआ, एक चिट्ठी निकाल दिया था बीजेपी की सरकार ने, सड़क पानी गिनाते हैं, कह रहे हैं कि हमने काम किया है। चिट्ठी निकाल दिया था कि मजदूर जो वापस आएंगे वो अपराध करेंगे, जिस चिट्ठी को मैंने फाड़ा भी था। तो ये तो माफी नहीं मांगते हैं। बिजली, सड़क, पानी का विषय अगर किया जाए तो फिर आपको कहां से लाए थे नीतीश कुमार जी पैसा, अगर हम पूछे तो? उस समय यूपीए 1 की सरकार ने, केंद्र सरकार ने लगभग 45 हजार करोड़ का, 1.25 लाख करोड़ का, 1,45,000 करोड़ का पैकेज दिया था। 1,45,000 करोड़ का पैकेज पूरी तरीके से। आप मनरेगा मैन रघुवंश बाबू थे, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत देश में अगर सबसे ज्यादा उस वक्त कहीं रोड बनी तो वो बिहार था। रेलवे का अगर सबसे ज्यादा अगर पैसा खर्च हुआ उस जमाने में तो सबसे ज्यादा बिहार में खर्च हुआ। फैक्ट्रियां लगी, कारखाने लगे, ट्रेन का किराया कम किया गया और रेलवे को 90,000 करोड़ का मुनाफा दिलाया गया। तो ये विषय अलग हो जाए, लेकिन नीतीश जी को, एनडीए सरकार को अपने 15 साल के काम को बताना चाहिए। बताती हूँ, ये अलग अलग जगहों पर, पटना में मैं गई, इसके पहले भी आई थी, हर जगह तेजस्वी यादव ही नजर आ रहे हैं, अकेले, एकमात्र, चारों तरफ सन्नाटा। न लालू प्रसाद जी हैं, न राबड़ी देवी हैं, न आपकी पार्टी का कोई और है। तेजस्वी यादव ने किस स्ट्रैटेजी के तहत सिर्फ अपनी फोटो चारों तरफ लगवाई है? देखिए, लालू जी तो सबके दिल में है। लालू जी की फोटो की जरूरत नहीं, क्योंकि सबके दिलों में है। एक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर जाता है, पिछले बार महागठबंधन हमारा नीतीश कुमार जी के साथ था, हालांकि चोर दरवाजे से उन्होंने बीजेपी को लाया, जनादेश का अपमान किया, लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते कि उस समय भी जो स्ट्रैटेजी थी वो नीतीश जी का एक अकेला फोटो था। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, नारा भी वही था। उस समय जो लोग आज सवाल पूछ रहे हैं, आज वही लोग जवाब देना, और उसके बाद नतीजे में सबसे बड़ी पार्टी तेजस्वी यादव ही रहेंगे और उन्हीं के चेहरे को देखकर लोग जो है वो वोट करने के लिए जाए। लालू जी तो राष्ट्र अध्यक्ष हैं ही और बड़े मास लीडर हैं, सबके दिल में है। लेकिन अभी मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, लोगों तक हमको पहुंचना है, लोगों के पास। मुख्यमंत्री अगर बनते हैं तो मैं सुनूंगा, मैं करूंगा, तो लोगों के एकदम। और ये लड़ाई अगर कोई कहता है कि लालू जी का नीतीश जी का है, या नीतीश जी का तेजस्वी का है, या मोदी जी का तेजस्वी या लालू जी से है, तो एकदम नहीं है। ये लड़ाई जनता बनाम सरकार हो चुकी है और हम जनता के साथ खड़े हैं। ठीक है। पोस्टर्स के सवालों के जवाब तो आपने दे दिया, अकेले चारों तरफ आप नजर आ रहे हैं। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए, चूंकि बहुत सारे ऐसे भी मुद्दे हैं जो लोगों के जेहन में हैं, जैसे लड़कियों की, अभी मैं बहुत सारी लड़कियों, महिलाओं से बात करके आई हूं, उनकी अलग अलग प्रतिक्रिया है। सुरक्षा को लेकर उनके मन में भय है और उनको इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों की सरकार आए तो फिर जो कथित जंगल राज की बात बार बार कही जा रही है। देखिए, ऐसा प्रश्न आएंगे क्योंकि जो प्रोपेगेंडा, जो परसेप्शन जो बनाया गया था विरोधी द्वारा, जाहिर तौर पे आएगा। लेकिन हम आपको बता दें,
बालिका गृह मुजफ्फरपुर कांड किसके कार्यकाल में हुआ? उसकी लड़ाई किसने लड़ी? उन बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए चाहे जंतर मंतर तक हो या सुप्रीम कोर्ट तक हो, किसने लड़ाई लड़ी? और मान लो तुलना मेरे से की जाएगी ना, हम तो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है। 2015 में हम डिप्टी सीएम थे ना, तब तो लोग ये नहीं बोल रहा था कि ऐसा माहौल आ जाएगा। और ऐसा क्या माहौल था उस 18 महीने में जब हम डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे। एनसीआरबी का अगर आंकड़ा आप उठा के देख लीजिए, वो 18 महीने 2015 के बाद और उसके बाद के सरकार का अब तक का, तो अब एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि बीजेपी और जेडीयू की सरकार में ये क्राइम जो रेट जो है वो बढ़ा है। तो आप किसी चीज से कहने से बोलने से ये चीजें सच नहीं होती, लेकिन आप आंकड़े पे ही बहस कीजिएगा ना। एक और सवाल है, जो आरजेडी आपकी पार्टी है वो MY समीकरण को लेकर बिहार में जाती रही है, यादव और मुसलमान को लेकर वोट हासिल करते रहे हैं आप लोग। लेकिन मैं उम्मीदवारों की आपकी लिस्ट देख रही थी जिसमें बहुत सारे मतलब सबको साथ में लेकर चलने की आपकी कोशिश है। तो क्या अब तक की ये जो छवि रही है उसको तोड़ने की कोशिश तेजस्वी यादव की ओर से की गई, और लालू प्रसाद यादव की इसमें कितनी सहमति थी? जब हमारी पार्टी केंद्र में सरकार थी तो मंत्री कौन कौन बने थे? हर एक तरह का केंद्र मंत्री समीकरण था। उसमें रघुनाथ झा भी बने थे, उसमें रघुवंश सिंह भी बने थे, उसमें लालू जी भी थे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी कास्ट या किसी रिलीजन के अगेंस्ट या बाइस रहे। जब हमारी बिहार में भी सरकार थी तो सभी लोगों का ख्याल रखा गया था। एक मैं फिर बोलूँ ना, जो जंगल राज का जिस हिसाब से परसेप्शन प्रोपेगेंडा चलाएगा, उसी प्रकार का ये प्रोपेगेंडा चलाएगा। ये 90 से लेकर के लगातार 15 साल हम लोग राज किए हैं। आप एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ, 90 से 15 साल हमारी सरकार रही तो केवल 2 वोटों से हम लोगों ने राज किया। पहला सवाल, सबका वोट मिला होगा। तो एक सीमित करने के लिए एक स्ट्रैटेजी रही कि भाई MY जो है इस पे थोपा जाए, ताकि विरोधी द्वारा ये सारा स्ट्रैटेजी और प्रोपेगेंडा लोगों के बीच ये फैलाया गया। लेकिन हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये कभी MY की पार्टी नहीं रही है, ये A to Z की पार्टी रही है। इसमें सभी लोगों का ख्याल रखेगा। मैं अपने स्पीच में भी हर जगह लोगों को बोलता हूँ कि जात पात धर्म से अब ऊपर हट करके हम लोग मुद्दे की बात करें, काम की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, किसान की बात करें, लाचारी की बात करें, कारखाने की बात करें। हिंदू मुस्लिम पे जैसे सवाल पूछा जाता है आप बिना जवाब दिए चले जाते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियो भी आपके वायरल हो रहे हैं। नित्यानंद राय ने जिस तरह से कहा, क्या वो सवाल जायज सवाल है? लेकिन आप बिना कुछ बोले चले जाते हैं। दरअसल आरोप लग रहे हैं कि आप मतलब डरते हैं ध्रुवीकरण से। नित्यानंद जी के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। अब उन्होंने बात कही, जो शब्द का प्रयोग किया, जो भी कहा, हम इतना कहते हैं, बेरोजगारी से बड़ा आतंक क्या है बिहार में? पलायन और गरीबी से सबसे बड़ा आतंक है क्या? कितने लोग भूखे मर गए? क्यों रह गया 15 साल? तो देखिए 1995 में 30 सालों की अगर हम बात करें, 95 में लालू प्रसाद यादव जी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई। आप लोग 15 साल आप है, 15 साल वो है, तो बिहार की फिर भी इतनी ज्यादा दुर्दशा क्यों है? कौन है इसके लिए? जायज सवाल है आपका, लेकिन 90 से पहले क्या था? 90 से पहले तो लोगों को, गरीबों को पूछा भी नहीं जाता था। यही सामाजिक न्याय लालू जी ने किया। सामाजिक न्याय का मतलब किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं है, वो सभी लोगों को बराबरी का अधिकार देता है, सबको इक्वली ट्रीट करता है। जो पॉवर्टी लेन एकदम, वो दौरा एरा अलग था। अब का दौरा जो है आर्थिक न्याय का है। तो हम लोगों को समय समय पे सारी चीजें बदलती हैं, सब कुछ एक ही समय नहीं मिलता है, लेकिन हमारा प्रयास है कि सारे मुद्दों पर, सारी चर्चा पर हम लोग जो है काम करें, सभी लोगों की जो दुख तकलीफ है उसको दूर करें। कम से कम अभी आप भीड़ को देखकर, लोगों का जो रिस्पांस मिल रहा है उसको देखकर बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की रैली होनी है, सासाराम में पहली रैली करेंगे, उसके बाद गया जाएंगे, इस तरह से उनकी कई रैलियां, उनके आने के बाद माना जाता है कि माहौल बदल जाता है। तो इस बात का डर भी है आपको? 2015 में भी थे वो, हालांकि झारखंड चुनाव में भी वो गए थे,
तो ऐसा कोई माहौल तो बदला नहीं। देखिए, राष्ट्र मुद्दे अलग हैं, ये राष्ट्र का चुनाव नहीं है, ये बिहार का चुनाव है। आपको याद होगा पिछले बार नीतीश कुमार जी ने क्या बोला था, 2 लोग गुजरात से आके बिहार चलाएंगे। अब नीतीश जी का चेहरा इतना हल्का हो गया कि अब उनको नरेंद्र मोदी जी का सहारा लेना पड़ रहा है। ये वही नीतीश कुमार है जो 2010 में हाथ उठा लिए थे और पत्तल प्लेट से खींच लिए थे तो नाराज हो गए थे। पैसा, बाढ़ का, फ्लड का पैसा वापस किया था गुजरात सरकार को। तो अब नीतीश जी का क्या कहना है, अब बाहर से कोई आएगा या बिहार का ठेठ बिहारी बिहार चलाएगा? अच्छा, ये चिराग पासवान के साथ आपकी क्या खिचड़ी पक रही है? कान में फुसुर फुसुर आप लोग बातें भी करते हैं, बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं, वो आपको छोटा भाई बताते हैं, आप उनको बड़ा भाई बताते हैं, उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया। मतलब क्या पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है आप लोगों का आपस में? 2010 में साथी राजनीति में शुरुआत की थी एज अ कैंपेनर। हम क्रिकेट खेलते थे, रणजी ट्रॉफी खेल के आए थे, वो फिल्म इंडस्ट्री में थे, फिल्म करके आए थे हम लोगों ने। और हमारा उनके परिवार से, लालू जी का, रामविलास पासवान जी का एक बहुत लंबा समय जो है, पारिवारिक रिश्ता क्या राजनीतिक रिश्ते में भी तब्दील होने जा रहा है? लोग सवाल पूछते हैं। लेकिन आप बताइए ना, चिराग पासवान तो हमेशा कह रहे हैं वो बीजेपी के साथ है, बट तो वो जो वोट जो बांट रहे हैं ना जो अपने कैंडिडेट खड़े अब वो करके। क्या तो कर, बीजेपी के खिलाफ वो भी क्या चुनाव लड़ हो रहे रहा हैं। है नहीं हो रहा वो हम नहीं कह सकते। तो उससे तो आप ही को फायदा लेकिन होगा। अब किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये हमारे अभी पॉलिटिकल इशू हमारे हाथ में तो है नहीं। अगर जरूरत ये पड़ी तो आप फैसला चिराग उनका को अपने होगा। साथ लेकर आएंगे। नहीं, देखिए, वो स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि कुछ लोग अगर सोच रहे हैं कि आरजेडी के साथ हम जाएंगे तो नहीं जाएंगे, हम बीजेपी। तो एकदम है ना, जब उन्होंने फैसला कर ही लिया तो हम क्यों कहें? फैसले कहाँ स्थायी होते हैं राजनीति में? अब फैसले स्थायी नहीं होते तो अभी जो कहा उस पे मानोगे ना। कल की बात तो कल क्या कौन क्या कहेगा नहीं कहेगा, लेकिन आज के हिसाब आप से वेलकम करने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? बस ये मेरा सीधा सा सवाल बीजेपी है। के साथ खड़ा है, हम क्यों वेलकम करेंगे उसका? वो हम क्यों हाथ पकड़ के खींच के लाएं? कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है ना। और हम बकायदा हम जीत रहे हैं तो हमको क्या जरूरत है? आप जीत रहे हैं, हम सरकार बनाने जा रहे हैं, स्पष्ट है। अच्छा, मैं आपके अब महागठबंधन के बाकी साथियों पर आऊंगी, लेकिन चूंकि आपने कहा कि स्पष्ट तौर पर आप सरकार बनाने जा रहे हैं, कितनी सीटें आ रही हैं आपकी? देखिए, नंबर्स पे तो हम नहीं जाएंगे। हमारे ओपिनियन पोल में 100 से कम का आंकड़ा है आपका, और 2015 में आप लोगों ने 80 सीटें जीती थी। क्लियरली हम कह सकते हैं कि हम मेजॉरिटी में आ रहे हैं, बड़े कंफर्टेबली मेजॉरिटी में आ रहे हैं। नंबर्स की बात नहीं की जाए, नंबर्स पे कोई क्या दावा करता है नहीं करता है, लेकिन आपको भी पता होगा कि जब 2015 का जब रिजल्ट आ रहा था तो सर्वेज में मेरे को चुनाव हरा दिया गया था, और जब रिजल्ट आ रहा था तो सुबह सुबह लालू जी गेट के बाहर निकल करके बोलता हम 170-80 सीटें 180 सीटें लाएंगे। लगभग उतना आया था, कोई किसी ने सोचा नहीं था। तो ये बिहार है, यहाँ अर्थमेटिक भी काम नहीं करने वाला है। लेकिन कुछ तो क्योंकि कुछ जगहों पर तो आपने डिसाइड किया होगा ना कि ये सीटें तो आराम से जीत रहे हैं, ये जीत गए तो मैं आपको सीटें बता रहा हो हूँ ना, जाएंगी। विश्व के जितने बड़े इकोनॉमिस्ट हो या जो सर्वे करा रहे हैं, एजेंसीज हैं, सब लोग कंफ्यूज है। हमारे ओपिनियन ठीक पोल में है। तो एनडीए ही आ रही है, 100 से कम आपका आंकड़ा है। ओपिनियन पोल सच होते हैं, गलत होते हैं, दोनों होते हैं, लेकिन ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। आपने हमसे पूछा मेरा ओपिनियन क्या है, हम क्लियरली कंफर्टेबली मेजॉरिटी में आ रहे हैं, मतलब और नीतीश गवर्नमेंट कुमार जा बना रहे हैं, 15 सालों का शासन विदाई उनका है, खत्म। 10 तारीख को उनकी विदाई तय है। 10 तारीख को विदाई हो जाएगी नीतीश एकदम। कुमार की। लालू प्रसाद यादव जी का आपने जिक्र किया कि राघोपुर से जब रिजल्ट आ रहे थे तो किस तरह से वो मीडिया कर्मियों के पास गए थे। लालू जी को कितना मिस कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष तौर पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब वो सीधे आपको चुनाव को लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं दे रहे हैं। ऐसी बात है, हमारे तो पिता हैं, हम तो मिस करेंगे ही, लेकिन लोग भी मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये पहला ऐसा चुनाव है बिहार का जिसमें लालू जी शारीरिक रूप से नहीं होंगे हम लोगों के बीच, बट मानसिक तौर पे और मनोबल बढ़ाने के लिए उनकी जो विचारधारा है हम लोगों के साथ है। कितना असर पड़ रहा है उनके नहीं होने का? हम तो कई बार जाते हैं मीटिंग्स में तो लोग जो है तख्ती बड़े बड़े रखते हैं, वी मिस यू लालू जी, ये सारे लोग कहते हैं।
आप देखिए, अब हमको जिक्र तो नहीं करना चाहिए। अब नीतीश जी की सभा चल रही थी तो वहाँ लालू यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, नित्यानंद जी के खिलाफ नारे लग रहे थे, वहाँ भी कुछ उनके विरोध प्रोग्राम की में। तस्वीरें आपको लेकर भी कई जगह विरोध की तस्वीर सामने देखिए, आई है। डेमोक्रेसी है, कोई किसी का सबका अधिकार बनता है, कोई किसी को झापड़ मार देता है, कोई चप्पल फेंक देता है, तो चुनाव में चलता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मेरे प्रति क्यों गुस्सा है? हम तो कभी सरकार में रहे नहीं, रहे हैं तो 18 महीने रहे, और नाराजगी मेरे प्रति क्यों है ये समझ में मेरे को नहीं आ रहा। लेकिन लोगों में बड़ा गुस्सा मौजूदा सरकार से है और लोगों की उम्मीदें हैं हमसे। हम इतना कह सकते हैं, जो जनसैलाब जो आ रहा है ये वाकई ये बताता है कि लोगों की उम्मीदें हैं, आशाएं हैं। जनसैलाब को कोरोना को लेकर आप नहीं कहते, क्योंकि जनसैलाब तो बिल्कुल ऐसा नहीं देख के प्रतीत होता है कि अभी कोरोना काल चल रहा है। तो जो कहना था हमने इलेक्शन कमीशन में कह दिया। अब भीड़ को कैसे रोक सकते हैं? हम तो डंडा लेके नहीं खड़े हो सकते। ये तो से तो आप कहते होंगे ना कि आप ध्यान रखिए अपना, कोरोना भी है। एकदम हमने तो ये भी मांग की थी इलेक्शन कमीशन से कि सबका इंश्योरेंस करा दे, हेल्थ इंश्योरेंस, जितने वोटर्स हैं। ये भी मांग रही। हमने तो शुरुआत में ही कहा था कि करोड़ों का देखते हुए अगर स्थिति ठीक नहीं, अगर कंट्रोल में नहीं हो पाता तो चुनाव आप भी लेकर डालो। हम हार्ड एंड फास्ट तो थे नहीं, लेकिन अब चुनाव है तो लड़ना पड़ेगा। महागठबंधन, चूंकि बीजेपी और जेडीयू का हम देखें, आपके मुकाबले वहां पर अब बहुत सारे छोटे छोटे दल भी चले गए हैं, तो वो मजबूत नजर आता है। आपके महागठबंधन में एनडीए मजबूत है, महागठबंधन में सिर्फ तेजस्वी यादव दिखाई देते हैं। न राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वो यूपी में बाकी जगहों पर तो नजर आते हैं, बिहार में वो दिखाई नहीं देते हैं ना। उस तरह के बयान ही उनके नेताओं की ओर से दिए जाते हैं। यहां पर अकेले ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं, और लेफ्ट पार्टियों को, हालांकि ये कागज पे तो बहुत अच्छा है कि 3 लेफ्ट पार्टियां थी जिनको एक साथ लाने में आप कामयाब रहे, लेकिन उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप भी लगे हैं। और बीजेपी के नेता तो बार बार देशद्रोही कहकर आप पर तंज कसते हैं कि ऐसे लोगों को साथ में लेकर चुनावी मैदान में है तेजस्वी। मोदी जी की रैली है, उस दिन हमारा साझा रैली राहुल गांधी जी के साथ है, तो हम लोग तो हैं ही साथ। नहीं, लेकिन अभी तक बिल्कुल गायब थे राहुल गांधी, कहीं पर भी नजर नहीं आए। आपको नहीं नजर आ रहे हैं, हम लोगों से तो कोऑर्डिनेशन में चीजें चल रही हैं, बातचीत चल रही है। बिना उनके सहमति से सीट शेयरिंग तो हो नहीं सकता। हम लोगों का जो संकल्प पत्र जो था 25 सूत्री, बिना उनसे बात किए हुए तय तो हो नहीं सकता था। लेफ्ट पार्टी के नेता हों, कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा कमजोर है ऐसा कहा जा रहा है, तो फिर आप जैसे जेडीयू और हम बीजेपी को ले लें, आप तो देखिए ना एनडीए की और उनको आपने 70 सीटें, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 70 सीटें दे दी हैं आरजेडी चुनाव लड़ने के लिए। को सम्मानजनक सीटें मिली हैं, वो 70 भी है तो आरजेडी लड़ रही है, समझिए। हर जगह आरजेडी लड़ रही है। नहीं, अगर वो जहाँ हम लड़ रहे हैं कांग्रेस लड़ रही है, वहाँ वो लड़ रहे हैं आरजेडी लड़ रही है, लेफ्ट लड़ रही है, कांग्रेस आरजेडी दोनों लड़ रही है। आप जो कह रहे हैं दिख नहीं रहे हैं, तो सवाल तो एनडीए के लोगों से पूछना चाहिए था कि जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, लोगों का बॉडी लैंग्वेज भी, नेता जो भूपेंद्र जी हों या नीतीश जी हों या सुशील मोदी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सीट शेयरिंग को लेकर के, कौन सी सीटें कहाँ गई, तो उसमें 2 पार्टियों का तो कुछ था ही नहीं जिक्र। 2 पार्टी के नेता नजर आए क्या? सन ऑफ मल्लाह साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं थे। जीतन राम मांझी को तो शुरू से ही दरकिनार कर दिया गया नीतीश जी को। एक तरह से खाली इस्तेमाल कर रहे हैं इन दोनों का ना, चाहे सन ऑफ मल्लाह का हो या जीतन राम मांझी जी का हो। क्या आपके भी मन में मलाल है कि ये जो छोटे छोटे दल हैं, इनको अगर हम साथ मिलाते तो थोड़े थोड़े वोट जो खिसकते हुए चले जा रहे हैं उससे आपको फायदा हो जाता? बाय इलेक्शन जब लोकसभा के बाद हुआ था तो ये दोनों दल चुनाव लड़े थे हमारे खिलाफ। बीजेपी भी लड़ी थी और जेडीयू भी लड़ी थी, हम जीते थे। जैसे जीतन राम मांझी के बेटे को एमएलसी बनाने में आपकी पार्टी का भी बड़ा योगदान रहा है। जीतन राम मांझी वहां पर चले गए, आप कोशिश करते तो वो आपके पास आ गए होते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपने छोटी पार्टियों को उस तरह से तरजीह तवज्जो ही नहीं दी। जाना तो वो खुद गए, हमने तो कभी भगाया नहीं, ना कभी उल्टा बोला। लेकिन एक जब भी कोई अलायंस होता है तो एक मजबूती के लिए होता है और आप एक दूसरे को सपोर्ट के लिए खड़े रहते हो।
आप एक बंटवारा नहीं चल रहा कि बाबूजी का जायदाद है चलो आपस में बांट लें। विनेबिलिटी फैक्टर देखिएगा ना, आप स्टडी कीजिएगा। आप जहां मजबूत है आपको मिलेगा वो सीट, हम जहां मजबूत है हमको मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि एक एक रख लो। तो विनेबिलिटी फैक्टर जो था वो था, हमारा यही एक मकसद था कि कम से कम प्रैक्टिकली हो, ग्राउंड पे स्ट्रेंथ के मुकाबले एक फॉर्मूला होना चाहिए। और जो पास्ट रिकॉर्ड रहा है जो इलेक्शंस के, उससे आपके पास आंकड़े आ जाते हैं कौन कौन से फील्ड में कहाँ मजबूत है। कोई मांगेगा 50, कोई मांगेगा 100, तब तो आरजेडी 0 पे लड़ती, तब तो संभव ही नहीं था। तो मतलब पूरा तो सोच जो समझ के जो आपने उससे तैयारी बिहार की गई है असेंबली की जो सबसे बड़ी पार्टी, अगर वही डबल डिजिट में भी ना लड़े तो कैसे चलता। तो ठीक है, हालांकि हमने फिर भी कोशिश किया, प्रयास किया कि सबको साथ रखें, लेकिन महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। अति महत्वाकांक्षी होने का शिकार कौन है, किसकी है अति महत्वाकांक्षाएं? अब समय बताएगा, समय बलवान है। ठीक है, मुझे पता है वक्त की कमी है। चलते चलते आखिरी सवाल में, 2 ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे जिसको लेकर आप चुनाव में जा रहे हैं और आपका ये दावा है कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव में आखिर ऐसा क्या है कि लोग नीतीश कुमार को हटाकर बिहार में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनवाएं? नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे नहीं संभल रहा है। वो आप लोगों ने भी देखा, चाहे चमकी बुखार हो, चाहे जल जमाव हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे कोरोना हो, चाहे पलायन हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, कारखाने हो, एक तरह से उनका हाथ खड़ा कर दिया उन्होंने कि भैया हमसे नहीं हो सकता। समुंदर होता तो कारखाने लगाते, रोजगार तो दे ही नहीं सकते हैं। तो ये बातें हैं। एक हमने जो लोगों के सामने जो विकल्प पेश किया है, भरोसा जताया है, लोगों की उम्मीद है। और देखिए, परिवर्तन होते रहना चाहिए, बदलाव होते रहना चाहिए। 15 साल बहुत ज्यादा एक बड़ा कार्यकाल होता है। ये तो ठीक है, लेकिन 31 साल के तेजस्वी यादव को जनता मौका क्यों दे? मेरे काम को देख ले 18 महीने के, जो मैंने आंकड़े शुरू में दिए कि बिहार सरकार जो है मिनिस्ट्रीज के जो बजट का केवल 60% खर्च करती है, 40% नहीं करती है, यानी 80,000 करोड़ नहीं करती। जब मेरे पास तीनों डिपार्टमेंट थे, पथ निर्माण विभाग जब था, तो हमने 100% नहीं बल्कि एक्स्ट्रा पैसा खर्च किया। 53 आरओबी जो 2010 से फंसे थे, सेंट्रल में बीजेपी की सरकार थी, उस समय हम महागठबंधन में थे, तो भी क्लियर कराया। जो सीआरएफ फंड 200 करोड़ रुपए का होता है, उसको 1000 करोड़ का लगाया। बिहार में पहला डबल डेकर अगर कोई बन रहा है तो छपड़ा में बन रहा है, हमने शुरुआत की। जो बीटा एयरपोर्ट का जो फैसला था हमारे कैबिनेट में हुआ था, उसमें एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे, डेडिकेटेड एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे का हमने बजट में प्रोविजन रखा था। ईओटी वेरिएशंस के फाइल्स जो आते थे, हम जो करप्शन जो मंत्री के पास नहीं आने चाहिए, जहां बोला जाता कि भाई हाँ रुपया देकर के काम जो है कराया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्टर का, एक्सटेंशन का, एस्टिमेट्स के, उसके लिए हमने बाकायदा प्रधान सचिव के नेतृत्व में कमेटी बना दी। मंत्री को क्या लेना देना कि कितना छड़ लगेगा किसी बिल्डिंग में, रोड में कितना अलकतरा या गिट्टी लगेगा, किस कॉन्ट्रैक्टर को कितना टाइम देना है, ये तो मंत्री का लेना देना, ये तो इंजीनियर्स का काम है। और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उस डिपार्टमेंट का, उसके नेतृत्व में ये कमेटी बने, कैबिनेट ले जाके हम पास कराए। जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, मंत्री का है कि पॉलिसी मेकिंग, हाँ स्कूल चाहिए, स्कूल बनेगा, अस्पताल बनेगा, यहाँ बनेगा, रोड है यहाँ इतने किलोमीटर रोड बनेगा। डिसीजन जो है वो मिनिस्टर के पास होना चाहिए। पॉलिसी मेकिंग हो, डिसीजन मेकिंग हो, वो मिनिस्टर के पास होगा। कि आप कॉन्ट्रैक्टर समय पे काम नहीं कर रहा, आप उसको एक्सटेंशन दिए जा रहे हो। एक बहुत मजे हुए राजनेता की तरह आप अपनी बातें तो कह रहे हैं। सोशल मीडिया से कुछ सवाल आ रहे हैं, जल्दी जल्दी मैं चाहूंगी इसका जवाब आप दे दें। ये पूछा जा रहा है कि जो मैंने आपसे कहा कि 31 साल के तेजस्वी यादव क्या अनुभव की कमी का शिकार तो नहीं हो जाएंगे अगर बिहार उन्हें मौका देता है? तो देखिए, हमने पहले भी एग्जांपल दिया 18 महीने, और ये जो मेरा 5 साल रहा एज अ डिप्टी सीएम भी, एज अ ऑपोजिशन लीडर भी, इतने झूठे केस मुकदमे बिना अपने पिता के गैर मौजूदगी में पार्टी को संभालना और इस प्रकार का माहौल अभी बनाना, आप कह सकते कि जो मेरा जो अनुभव है वो 5 साल का नहीं बल्कि 50 साल का हो चुका है।
50 साल का अनुभव है तेजस्वी एकदम यादव हो जी का, चुका है, और इस अनुभव से बिहार को फायदा मिलेगा। एकदम मिलेगा। और हम तो सामाजिक और राजनीतिक रूप से बचपन से ही जागरूक रहे, हर एक चीजों पे हमारा नजर शुरू से ही रहा है। जातिवाद की जकड़न से कैसे निकालेगी बिहार को, अगला सवाल है। काम सबके लिए करना है, और अपनी पार्टी को भी जिसके ऊपर ये दाग लगते रहे हैं लगातार। हमने तो सबको रिप्रेजेंटेशन दिया। आप ही ने कैंडिडेट लिस्ट देखा है, आपने ही बताया कि इस बार हमने सबको मौका किया है, सबको साथ लेकर के चलेंगे। और मेरे ख्याल से जब रोजगार की बात होगी तो जाति के और धर्म की बात नहीं होगी, कारखाने की बात होगी तो इन सब चीजों की बात नहीं होगी। और ये तो हम बाकायदा हर एक लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हर मंच से, हर सभा से इस बात को अपील करें कि जात पात धर्म से ऊपर उठ करके इस बार विकास के मामले में, मुद्दे के मामले में वोट कीजिए, बेरोजगारी को मुद्दा बनाइए। राहुल गांधी जी के साथ कितनी रैलियां होनी है यहाँ पर आपकी? देखिए, लगातार अभी शेड्यूल अभी बन रहा है। पहली रैली मेरे को लगता है कि जिस दिन मोदी जी हैं उस दिन नवादा के हिस्सा में हम लोग साझा रैली करेंगे। अगला सवाल ये, राबड़ी देवी जी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार को, उन्होंने भी सेवाएं दी हैं, वो गायब हैं, वो भी कहीं नजर नहीं आ रही हैं। लालू प्रसाद जी का तो समझ में आता है, लेकिन राबड़ी जी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। एक उम्र होने के बाद और कोरोना काल में, क्योंकि वो डायबिटिक पेशेंट है, तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि वो एक्सपोज हो, और वरना परेशानी जो है वो रहेगी। और उनकी तबीयत भी थोड़ा ब्लड शुगर हो या डायबिटिक होने के कारण उनका जो शुगर है वो लो रहता है, हाई फिर भी ठीक रहता है, बट लो होना थोड़ा वो नुकसान होता है। उस वजह से जो है हम नहीं चाहते कि पब्लिकली एक्सपोज हो। अच्छा, ये जो छोटी पार्टियां हैं, चाहे एआईएम की बात कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, या पप्पू यादव की पार्टी, जिसमें खुद ही उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है, क्या आगे आने वाले वक्त में अगर जरूरत पड़ती है तो इन सभी को साथ में लेकर चलने के लिए तेजस्वी यादव तैयार हैं? जरूरत है नहीं, अकेले खुद, लेकिन चुनाव लड़ रहे कहीं हैं। आप अति आत्मविश्वास का शिकार तो नहीं हो रहे हैं? एकदम नहीं, एकदम नहीं। देखिए, जनता, बिहार की जनता जब एक बार मन बनाती है तो एक तरफा ही बनाती है। हालांकि 4 साल में 4 सरकार देखा, वो मेजोरिटी का प्रॉब्लम नहीं था, वो नेता और नीति और सिद्धांत का प्रॉब्लम था, जो बिहार ने 4 साल में 4 सरकारें देखी। तो सबको लोकतंत्र में सब लोग पार्टियों को लड़ने का अधिकार है, भाई लड़े चुनाव, हम लोग भी लड़ते हैं, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना। सब आए, सब मौका अपना, और उम्मीद रहती है कि भाई हाँ पार्टी के लोग हैं तो भाई चुनाव लड़े, चुनाव लड़ रहे हैं लोग। लेकिन जनता जानती है कि कौन वोट कटुआ है, किसका लहर है। और बिहार की जनता देश में तो सबसे ज्यादा सामाजिक और राजनीतिक रूप से होशियार है। अभी किसकी लहर चल रही है? अभी जनता की लहर चल रही है। हमने तो कहा कि हम जनता के साथ खड़े हैं। तेज प्रताप जी की सीट क्यों बदल दी? अब चूंकि अभी आप ही मुखिया हैं, आपके बड़े भाई हैं वो, हालांकि मैंने कोशिश की है कि उनसे बात करें हम, लेकिन उनकी सीट क्यों बदल दी गई? क्या हार का डर था? हार का कोई डर नहीं था। फिर क्यों बदल दी सीट? उन्होंने तो मेडिकल कॉलेज महुआ को दिया, 900 करोड़ रुपए का रोड पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से, पहले चल नहीं सकते थे, हमसे वो करा करके गए अपने क्षेत्र में। अब आप जाइएगा तो वहां की तस्वीरें अलग हैं। एक पार्टी की अपनी का कॉम्बिनेशन होता है, और हमको लगा कि भाई तेज प्रताप जी अगर उस इलाके से लड़ेंगे, क्योंकि दोनों भाई का आसपास ही था, एक ही जिले में था, अगर वो उधर से लड़ते तो ज्यादा फायदा था। मोदी जी अब बनारस क्यों चले गए? गुजरात से भी लड़े, बनारस से भी लड़े, तो एक हर एक पार्टी का अपना विनिंग कॉम्बिनेशन। मतलब हारने का डर तो नहीं था इस वजह से? हारने का डर नहीं था, वहां रहने से लोग के, उधर के लोगों का भी, गंगा उस पार के लोगों का भी दुख दर्द लोग हैं, एक रिप्रेजेंटेशन रहेगा तो लोग जो हैं जुड़े हुए महसूस करेंगे। ये जो 15-15 साल की लगातार बात होती है, इसमें आपके बीच का जो पीरियड है वो गायब हो जाता है, जिस 18 महीने का आप जिक्र कर रहे हैं। आप क्यों नहीं बताते हैं जनता को कि 18 महीने में उप मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने ये काम किया है, इस आधार पर मुझे आप चुनिए? देखिए, लोगों ने देखा है ना, हम तो बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, कोई अमेरिका के तो नहीं थे। बिहार के लोग तो जान ही रही है कि हमने क्या काम किया है, बताने की जरूरत नहीं है। जिनको बोलना चाहिए, जो लोग भय दिखा करके चुनाव जीतना चाहते हैं, उनको मेरा चैलेंज है कि मेरे 18 महीने की बात करें, चर्चा करें ना। मतलब कुल मिलाकर तेजस्वी यादव पूरी तरह से तैयार हैं और खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर वो बिहार में देख रहे हैं? नहीं, खुद को नहीं, जनता जिसको बनाएगी अल्टीमेटली वही होगा। आपकी पार्टी में, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारी गठबंधन जो है मेजोरिटी में कंफर्टेबली आएगी।
तेजस्वी यादव को लगातार आप सुन रहे थे, पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज वो दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है, उनकी चुनावी सभाओं में लगातार हजारों की भारी भीड़ उमड़ रही है। लेकिन ये भीड़ क्या वोट में कन्वर्ट होकर उनको चुनावी जीत दिला पाएगी या फिर नहीं, इस पर बनी रहेगी आज तक की नजर।